हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा है आप बहुत 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 अच्छे होंगे। चलिए, आज हम फिर से आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को करने के लिए। और आज हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच करने वाले हैं वो हमारे सेंटेंस की जान है, हमारे ग्रामर की जान है, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जान है। गेस कीजिए। यस, यू आर करेक्ट। आज हम करने वाले हैं वर्ब को। वर्ब हमारे इंग्लिश ग्रामर का हार्ट है, दिल कह सकते हैं, हम उसे जान कह सकते हैं। जैसे एक इंसान है, अगर उसके अंदर जान है, उसके हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, आंखें मूवमेंट कर रही हैं, बॉडी मूवमेंट कर रही है, वो कुछ भी कर सकता है। एवरीथिंग द पर्सन कैन डू अगर उसके अंदर जान है। लेकिन अगर उस इंसान के अंदर से जान निकल जाए तो वो निर्जीव हो जाएगा। उसके पास हाथ है, पैर हैं, आंख है, नाक है, सब कुछ मौजूद है, बट अगर बिना जान के वो निर्जीव हो जाएगा। वो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता, अपना कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। सेम उसी तरीके से वर्ब हमारे इंग्लिश सेंटेंस में, ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जान है। हमारा कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के संभव नहीं है। वर्ब क्या है? हमारे सेंटेंस की जान है, हमारे सेंटेंस का हार्ट है। बिना हार्ट के, बिना दिल के शरीर काम नहीं करता। उसी तरीके से बिना वर्ब के हमारा सेंटेंस आगे बढ़ ही नहीं सकता, काम कर ही नहीं सकता, कुछ बता ही नहीं सकता, कुछ समझा ही नहीं सकता। तो देखिए बच्चों, हमारी जो वर्ब है वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपको पता ही है। हम पहले से पार्ट्स ऑफ स्पीच करते आ रहे हैं। हमने अपने नाउन कर लिए, प्रोनाउन कर लिए, एडजेक्टिव कर लिए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कर लिया। आज हम वर्ब पर आए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सरलतम भाषा में और बिल्कुल ईजीएस्ट वे में द वर्ब का कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। आइए आप और हम मिलकर करते हैं इसे। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है, और जो सबसे इजीएस्ट पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पैटर्न में से अगर मैं ऑब्जेक्ट को हटा देती हूं तो भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैं कहती हूं कि शी सिंग्स, ठीक है, अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ये दोनों आपके नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। और सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब लग गया तो भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। ऑब्जेक्ट ना हो तो भी काम चल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सब्जेक्ट भी नहीं लगाते, डायरेक्ट अगर मैं कह दूं गो, तो अपने आप में अंडरस्टूड है कि हम सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम चले जाओ, मतलब समझ में आ रहा है कि गो, वर्ब अपने आप में मतलब समझा रही है। लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो और वर्ब ना हो तो उसका सीन देख लीजिए। मान लो हमारे पास राहुल है और सब्जेक्ट में हमने राहुल को रख दिया और ऑब्जेक्ट में हमने स्वीट्स रख दिया। तो अब मैं आपको बिना वर्ब के कहती हूं कि राहुल डैश स्वीट्स। अब राहुल और स्वीट्स यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। सब्जेक्ट हमारा पर्सन हो गया, नाउन हो गया, और स्वीट जो है हमारी थिंग हो गई। अब हमें समझ में बिना वर्ब के आ ही नहीं रहा कि भाई राहुल स्वीट्स का क्या करने वाला है। राहुल स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राहुल स्वीट्स को थ्रो करेगा, राहुल स्वीट्स को ईट करेगा, राहुल स्वीट को थ्रो करेगा। राहुल स्वीट्स के साथ क्या करने वाला है बिना वर्ब के, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। और अगर मैं यही लगा दूं ईट्स, EATS, ईट्स, तो अब हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि राहुल ईट्स स्वीट्स, क्योंकि राहुल स्वीट्स खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमारे सेंटेंस में बिना वर्ब के कोई सेंटेंस का अस्तित्व नहीं है। सेंटेंस लाइफलेस है, बिना ऑब्जेक्ट के बात बन जाती है और कई बार बिना सब्जेक्ट के भी बात बन जाती है। लेकिन वर्ब का होना निहायत जरूरी है एक सेंटेंस को सेंस देने के लिए, मीनिंग देने के लिए, लाइफ देने के लिए वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक हमने वर्ब की इंपॉर्टेंस समझी कि वर्ब इंपॉर्टेंट कितनी है। अब आइए हम वर्ब की डेफिनेशन पे आते हैं। हम और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वर्ब्स आर द डूइंग वर्ड्स, वर्ब आर द डूइंग वर्ब्स, या फिर विच एक्सप्रेस एन एक्शन,
है ना। इतना तो हमने सुना है कि भाई जो कुछ काम किया जाता है, जो कुछ हो रहा है, वो हमारी वर्ब के अंदर आता है। लेकिन केवल इतनी ही वर्ब की डेफिनेशन नहीं है बच्चों। देखिए हम और आप मिलकर करते हैं। वर्ब इज अवर दैट पार्ट ऑफ स्पीच विच इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। अब आपका एक्शन कोई भी हो सकता है। एक्शन का मतलब है वर्क करना, मूवमेंट करना। एक्शन आपका फिजिकल एक्शन भी हो सकता है, फिजिकल मूवमेंट भी होता है, जैसे खाना पीना, रोना, हंसना, जो कुछ भी मैं बोलती हूँ ये सब हमारा फिजिकल एक्शन है। और एक होता है हमारा मेंटल एक्शन, जिसे थिंक किया जाता है, जैसे दिमाग का काम हो, बॉडी मूवमेंट ना करे। जैसे थिंक कर रही हूँ मैं, मेरे दिमाग में थॉट आ रहे हैं, मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं आपको लव कर रही हूँ, आई हेट यू, आई लव यू, दीज ऑल आर, इसमें से कुछ फीलिंग्स हैं और कुछ हमारे मेंटल एक्शंस हैं जो हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वर्ब जो है वो एक्सप्रेस करती है एक्शन को, फीलिंग को। जैसे मैंने अभी जस्ट आपके साथ शेयर किया था कि आई लव यू, तो लव इज अ फीलिंग, लव इज नॉट अ वर्क, नीदर इट इज डन बाय द फिजिकल बॉडी एंड नॉट बाय द मेंटल, इट इज जस्ट अ फीलिंग। आई हेट यू, इट इज अ फीलिंग। तो इस तरीके से वर्ब जो है हमारी फीलिंग को भी शो करता है, पोजीशन को शो करता है, यानी कि बिलोंगिंगनेस को शो करता है। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज माय पेन, तो दिस पेन बिलोंग्स टू मी, तो ये पोजीशन शो कर रहा है कि ये पेन जो है मुझसे संबंधित है। ये स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, किसी चीज के होने को बताता है कि कोई चीज है। जैसे मैं कहूँ आई एम अ टीचर, तो ये यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई फीलिंग नहीं है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा, केवल होने को बता रहा है कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। और एग्जिस्टेंस को बताता है, किसी के एग्जिस्ट होने को, किसी के एग्जिस्टेंस को बताता है। तो आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि वर्ब इज अ दैट पार्ट ऑफ स्पीच। इतना तो हमें पता है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है, पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? विच इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, जो किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करता है, फीलिंग बताता है, पोजेशन बताता है, बिलोंगिंगनेस बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है और एग्जिस्टेंस बताता है। It tells us something about the subject in a sentence. ये सब्जेक्ट क्या करता है उसके बारे में हमें सेंटेंस में बताता है। It tells us what the subject is doing. सब्जेक्ट क्या कर रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है, गुस्सा कर रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, ये सब जो है हमारे सब्जेक्ट के काम है। और सब्जेक्ट क्या करता है उसे हमारी वर्ब बताती है। तो हमारे पास अब भाई जैसे हम एक्शन की बात कर रहे थे, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन में आया कि इट एक्सप्रेसेस द एक्शन। तो उसके बारे में हम जो डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल एक्शन भी हो सकता है आपका और मेंटल एक्शन भी हो सकता है। फिजिकल एक्शन में वर्क करना, कोई भी जो हम बॉडी से मूवमेंट करेंगे, दैट इज फिजिकल एक्शन। लाइक मंकीज आर जंपिंग, तो जंपिंग जो है हमारी यहाँ पे वर्ब है। मेंटल एक्शन, दीज आर रिलेटेड टू कंसेप्ट्स सच एज डिस्कवरिंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग और प्लानिंग। कोई भी हम प्लान करते हैं तो वो हमारा मेंटल के थ्रू काम होता है, हमारे माइंड के थ्रू काम होता है, तो मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्शन कहा जाएगा। थिंकिंग है हमारी, तो ये भी हमारे मेंटल थिंकिंग एक्शन में आ जाएगी। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज टू डिफरेंशिएट अबाउट द थिंग्स ऑफ वर्ब्स। जैसे हमने लिया प्रिया रीड्स अ बुक, कि प्रिया जो है कोई बुक पढ़ती है, तो यहाँ पे रीड्स हमारी वर्ब है और ये कैसा एक्शन है? फिजिकल एक्शन है। ये हमारा फिजिकल एक्शन हो जाएगा, फिजिकल एक्शन। सेकंड है आई फील कोल्ड, यहाँ पे वर्ब आ गया फील, तो फील किया है, कुछ काम तो नहीं किया ना कि भाई मैंने कुछ हंसना, बोलना, कूदना, उछलना, नाचना, कोई काम नहीं हुआ, फील वर्ड आया है। फील का मतलब होता है फीलिंग, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि फीलिंग को भी एक्सप्रेस करता है, तो ये हमारी फीलिंग आ गई, इसको हम एफ से डिनोट कर देते हैं, फीलिंग। फिर राहुल ईट्स, राहुल खाता है, तो ये क्या आ गई? फिजिकल एक्टिविटी हो गई, ये फिजिकल एक्शन हो गया। आप भी साथ साथ ध्यान दीजिए और आप भी अब आंसर बताएंगे। फोर्थ वाले में बताइए दशरथ वॉज अ ग्रेट किंग, बताइए इसमें वर्ब क्या है? वॉज इसमें वर्ब है। क्या इसमें कोई फिजिकल एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा। मेंटल एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा। कोई फीलिंग बताई गई है? नहीं। इसमें स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस बताया गया है, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग बताई गई है, एग्जिस्टेंस बताया गया है।
फिर है मोंटी, 5th नंबर पे आ जाइए। मोंटी थिंक्स टू बिकम अ गुड डॉक्टर। अब मोंटी सोचता है, मोंटी सोचता है एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। तो अब आप ये बताइए कि सोचने में यहाँ मोंटी ने क्या कोई काम किया है, फिजिकल एक्सरसाइज की है? नो, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्शन नहीं हुआ। क्या हुआ है? मेंटल एक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? इट इज अ मेंटल एक्शन। अब 6 नंबर पे आ जाइए। जैक थॉट अबाउट हर सिस्टर। जैक थॉट कर रहा है, सोच रहा है अबाउट हर सिस्टर। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल मेंटल एक्टिविटी है ये। अब आइए 7th नंबर पे। ही राइट्स अ लेटर। वो क्या करता है? राइट करता है। तो राइट कर रहा है तो हैंड से एक्टिविटी हो रही है, तो ये हो गया आपका फिजिकल एक्शन। नंबर 8 पे आ जाइए। दे आर प्लेइंग। तो दे आर डूइंग व्हाट? दे आर प्लेइंग। तो प्लेइंग अगेन इज अ फिजिकल एक्टिविटी। नाउ आप 9th नंबर पे आ जाइए। बॉस कंसिडर्स माई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कुछ काम नहीं किया गया, बॉस ने कंसीडर की है मेरी प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे कंसीडर अगेन आपका मेंटल एक्टिविटी में आ गया। फिर आता है आपका नंबर 10, दैट इज ऋतु नोज द मीनिंग। तो ऋतु जानती है मीनिंग को। तो जानना तो कोई काम नहीं हुआ, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फीलिंग नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या है यहाँ पे? मेंटल एक्टिविटी है। तो इस तरीके से आप लोगों के माइंड में बिल्कुल वर्ब की डेफिनेशन क्लियर हो गई है इस छोटी सी एक्सरसाइज को करने से, कि हमारी वर्ब क्या क्या करती है। फिजिकल एक्शन करती है, मेंटल एक्शन करती है, फीलिंग शो करती है, पोजीशन शो करती है। पोजीशन शो करने के लिए आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हो कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। तो ये पोजीशन आपका हो गया। पोजीशन शो करती है, एग्जिस्टेंस शो करती है, स्टेट ऑफ बीइंग शो करती है। तो इन सारे एग्जाम्पल से, इस एक्सरसाइज से हमारी डेफिनेशन हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो गई है। अब स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स के बारे में ही बताया गया है कि दे डिस्क्राइब कंडीशंस और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट। कोई चीज जो एग्जिस्ट करती है उसके बारे में स्टेट ऑफ बीइंग बताती है हमें। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स आर इनएक्टिव, ये हमने देख ही लिया। लाइक मैं कहूं कि आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे जो एम है ये मेरे एग्जिस्टेंस को बताता है कि आई एम अ टीचर, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट वर्किंग लाइक राइट नाउ इन दिस सेंटेंस, आई एम जस्ट सेइंग कि आई एम अ टीचर। तो ये मेरे एग्जिस्ट होने को बता रहा है कि मैं एक टीचर हूं। या मैं कह दूं कि दशरथ वॉज अ किंग, दशरथ वॉज अ ग्रेट किंग। तो यहाँ दशरथ के किसी काम को नहीं बताया जा रहा, केवल उसके एग्जिस्ट होने को, उसके होने को बताया जा रहा है कि दशरथ जो था वो एक ग्रेट किंग था। तो ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग होती है। दीज वर्ब्स फॉर्म टू बी सच एज, ये बनती है हमारी इज से, एम से, आर से, वॉज से, वर से। यूजुअली ये हमारे इन वर्ड्स के साथ स्टेट ऑफ बीइंग बनती हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए। रीना इज अ डॉक्टर। तो ये आपकी इज जो है स्टेट एग्जिस्ट करती है, स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रही है। प्लीज बी क्वाइट स्टेट ऑफ बीइंग है। दे आर इंजीनियर्स, तो आर जो है आपके होने को बता रहा है कि वे कौन है, दे आर इंजीनियर्स। तो अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स पे आ जाते हैं। हमने अब तक ऊपर जो है जाना कि वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट होती है, फिर हमने वर्ब की डेफिनेशन ली, और फिर हमने एक्सरसाइज के थ्रू वर्ब का एक एक टुकड़ा अलग अलग करके समझा, जिससे हमें वर्ब बिल्कुल अच्छे से याद भी हो गई है, समझ में भी आ गई है। और अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स पे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स पे। तो वी डिवाइड वर्ब्स इनटू 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस। हम वर्ब को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आपकी मेन वर्ब्स और दूसरी हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स तो आपको पता ही है, जो सब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल मेन होती है, वो है हमारी मेन वर्ब्स, जिनके बिना सेंटेंस चल नहीं सकता, वो है हमारी मेन वर्ब्स। तो हम चार्ट के थ्रू समझते हैं बच्चों। आपके स्क्रीन पे जो है चार्ट आ गया है। वर्ब्स जो हैं हमारी 2 टाइप की हैं, मेन वर्ब या इन्हें हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी कह सकते हैं, और दूसरी है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरीज वर्ब्स भी कह सकते हैं। तो अब हम पहले मेन वर्ब की तरफ चलते हैं। मेन वर्ब में हमारी 5 कैटेगरी हैं। मेन वर्ब को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है 5 कैटेगरीज में, ताकि हमारा वर्ब का कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने इसे डिवाइड किया है लिंकिंग वर्ब्स, और कई बार इन्हें कॉपुलर वर्ब्स भी कह देते हैं। तो
ये हो गई हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ द मेन वर्ब। सेकेंड इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में क्लियरली पढ़ेंगे, थोरो पढ़ेंगे, थ्रू आउट पढ़ेंगे। थर्ड इज डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब्स, और फोर्थ है आपकी रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, एंड फिफ्थ इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो ये हमने 5 टाइप की जो है अपनी मेन वर्ब्स की कैटेगरीज पढ़ी हैं। इन 5 पार्ट्स में हमने अपने मेन वर्ब को, प्रिंसिपल वर्ब को डिवाइड कर दिया। अब हमने लास्ट में 5th नंबर पे लिया था नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब्स। तो इनमें से जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं ये फर्दर फिर डिवाइड हो जाती हैं 3 पार्ट में। ये हो जाती हैं आपके इन्फिनिटिव्स में, जेरेंड में एंड पार्टिसिपल में। तो स्टूडेंट्स हमने अभी टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स एंड द प्रिंसिपल वर्ब्स पढ़े हैं कि हमने इनको 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। इनके नाम हमने पढ़ लिए हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। लिंकिंग वर्ब्स, कॉपुलर वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब्स, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है इन्फिनिटिव्स में, जेरेंड में और आपके पार्टिसिपल में। और स्टूडेंट्स अब इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, 1 बाय 1 हम एक एक वर्ब को लेंगे और क्लियर करेंगे। अब आते हैं हम अपने हेल्पिंग वर्ब की तरफ स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर दिए हैं। एक तो हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, जो हैं 3 भागों में हमने इनको डिवाइड कर दिया है। एक तो डू की फॉर्म में, दूसरा बी की फॉर्म में और तीसरा हैव की फॉर्म में। अब जो हमारा डू है, डू को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है 3 हिस्सों में। वो हम नीचे 1 बाय 1 चलेंगे, पार्ट बाय पार्ट। अभी हमने बस इतना पढ़ा कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो 3 हिस्सों में बट गई, डू में, बी में और हैव में। फिर आते हैं हम मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स पे, मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब्स भी इनको बोल देते हैं, और ये आप सब जानते भी हैं और बचपन से पढ़ते भी आए हैं। तो आइए अब हम नीचे चलते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं हम मेन वर्ब्स पे या फिर प्रिंसिपल वर्ब्स पे, और तीसरा इनको लेक्सिकल वर्ब्स भी कह देते हैं। कई बार हम मेन वर्ब्स को प्रिंसिपल वर्ब्स लिखा जाता है, कई बार लेक्सिकल वर्ब्स लिखा जाता है। तो ये भी याद करने की चीज़ है बच्चों, जितनी नई नई इंफॉर्मेशन मिले वो गैदर कर लेनी चाहिए। तो लेक्सिकल वर्ब्स भी आपके मेन वर्ब्स ही हैं। तो मेन वर्ब्स रेफर टू द इम्पोर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस। मेन वर्ब जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर। द सब्जेक्ट कंप्लीट्स द मेन वर्ब, और सब्जेक्ट के साथ जो है मेन वर्ब मिलके सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करते हैं। नाउ मेन वर्ब स्टैंड्स अलोन। मेन वर्ब जो है अकेली भी आ सकती है, और अगर इसे जरूरत हो तो ये हेल्पिंग वर्ब की हेल्प भी ले सकती है। मेन वर्ब अकेली कैसे आती है? लाइक हम कहें बर्ड्स फ्लाई, तो ठीक है भाई, समझ में आ गया, बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई अकेली वर्ब आई, मेन वर्ब, और उसने सेंस को कंप्लीट कर दिया। तो दिस इज हाउ मेन वर्ब स्टैंड अलोन, और दे कैन बी यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब कॉल्ड एन ऑक्सिलियरी वर्ब्स। तो दिस इज हाउ मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मेन वर्ब्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लाइक सोनी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो मेन वर्ब हमारी यहाँ पे रीडिंग है, और इसने ले ली है ऑक्सिलरी वर्ब्स की हेल्प, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, इसकी इसने हेल्प ले ली है। तो सोनी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। सेकंड इज मोहित सिंग्स। मोहित सिंह, सिंह अपने आप में मेन वर्ब है, इससे किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत महसूस नहीं हुई, तो ये अकेली ही स्टैंड कर रही है और सेंटेंस का मीनिंग दे रही है कि मोहित सिंग्स। थर्ड इज रमित इज अ टीचर। अब आपकी यहाँ पे आ गई सीधी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे एग्जिस्टेंस शो किया जा रहा है कि रमित इज अ टीचर। नाउ समटाइम्स two main verbs can also be there in a sentence. जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एक ही सिंगल मेन वर्ब आए, अगर जरूरत पड़ती है तो हम सेंटेंस में 2 मेन वर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब हम कह सकते हैं कि राम प्लेज एंड लाफ्स इन द गार्डन। राम जो है वो खेलते खेलते, बच्चे आपने देखे होंगे ना, कई बार हंसते भी हैं, तो 2 एक्टिविटी एक साथ हो रही है, हंसना भी और प्ले करना भी, तो 2 वर्ब आ गई आपकी, प्ले और लाफ। तो राम प्लेज एंड लाफ्स इन द गार्डन। ये हमने लिखा है कि लीना प्लेज एंड लाफ्स इन द पार्क।
कि लीना जो है प्ले भी कर रही है, लाफ भी कर रही है इन द गार्डन, या हम कह सकते हैं कि हर्षित इज रनिंग एंड प्लेइंग इन द गार्डन। तो दो दो मेन वर्ब आ रही हैं और सेंटेंस को बिल्कुल सही दिशा मिल रही है, सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेन वर्ब जो है वो अकेली भी स्टैंड कर सकती है, उसे जरूरत पड़ती है तो वो हेल्पिंग वर्ब भी ले लेती है, और अगर जरूरत पड़े तो एक सेंटेंस में दो दो मेन वर्ब्स भी आ सकते हैं। अब आते हैं हम ऑक्सिलरीज वर्ब पे, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। तो द ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, ये हेल्प करती हैं मेन वर्ब को टू फॉर्म अ टेंस, मूड और वॉइस। हमें जब पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बनाने होते हैं तब हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। मूड को बनाने के लिए, टेंसेस को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की, या इन्हें ऑक्सिलरीज वर्ब्स भी कह सकते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमने ऊपर डिस्कस किया था चार्ट में बच्चों, वही बात फिर आ गई कि वर्ब्स आर डू, बी एंड हैव, ये इनकी मेन फॉर्म्स हैं। ये जो है तीन, ये मेन फॉर्म है वर्ब्स की। इन्हें हम आगे स्प्लिट करके और क्लियरली समझेंगे। अब हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मोडाल ऑक्सिलरीज, ये हमने चार्ट में पढ़ लिया था। अब हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो हम कर चुके हैं, डू, बी एंड हैव। अब इसमें हम सबसे पहले डू को स्प्लिट करते हैं। डू को हम स्प्लिट करते हैं तीन भागों में, डू, डज एंड डिड। तो अब आप देख लीजिए कि कहां पे हमें डू का यूज करना है, कहां पे हमें डज का यूज करना है और कहां पे डिड का यूज करना है। डू हम यूज करते हैं बच्चों आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या प्लूरल नाउन के साथ हम डू का यूज करते हैं। और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज करते हैं। तो डू को हम इस्तेमाल करते हैं आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। डू यू प्ले, जैसे हमने बोल दिया, डू यू प्ले, डू यू प्ले। और अगर हमें सिंगुलर के साथ बोलना पड़ेगा तो हम बोलेंगे डज ही प्ले। तो यहां पे हमने देखा कि ही के साथ एस और ई एस लग जाता है, और यू हो या आपका प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ डू आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने डू का यूज देखा बच्चों, और डज का यूज देखा हमने। सिंगुलर के साथ डू के पीछे एस और ई एस लग जाता है तो वो हमारा डज बन जाता है। तो अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, और अब आते हैं हम पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस जो है ये डू और डज प्रेजेंट फॉर्म है, और इन्हीं की पास्ट फॉर्म जो है वो डिड है। डिड जो है वो आपके सबके साथ डिड लग जाएगी। सेकंड फॉर्म जो है वो सबके साथ सेम होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल, सिंगुलर, सबके साथ डिड लग जाता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया डू, डज और डिड का यूज। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डू का हमारा यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ये हमारा डू का यूज हो गया। और जब हम इसी का सिंगुलर में यूज करते हैं तो सिंगुलर के साथ हमेशा एस और ई एस वर्ब के पीछे लग जाता है। तो डू हमारी मेन वर्ब है, उसके पीछे हमने ई एस लगा दिया तो ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हमारा डज लग जाता है। अब हम बात करते हैं पास्ट की। तो पास्ट टेंस जो है सेकंड फॉर्म लेता है हर वर्ब की, और सेकंड फॉर्म जो है आपके तीनों पर्सन में लगती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो आपको पहले से ही मालूम है। आई, माई, मी, वी, यू, योर, दे, दैम, देयर, ये आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, इन सब के साथ जो है डिड लग जाता है। अब आते हैं हम बी के ऊपर, द यूज ऑफ बी। द यूज ऑफ बी कर लेते हैं हम। तो बी के अंडर हम स्प्लिट करते हैं तो आता है इज, एम, आर, वॉज, वर। तो आपका इज, एम, आर जो है ये प्रेजेंट फॉर्म हो गई, और वॉज, वर जो है आपकी पास्ट फॉर्म हो गई, और बीन जो है आपका परफेक्ट टेंस में लगता है। तो इस तरीके से हमने देखा सिंगुलर के साथ इज आएगा, सिंगुलर के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, और प्लूरल के साथ आपका आर आएगा। और जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो सिंगुलर के साथ आपका वॉज आ जाएगा, और आपके प्लूरल के साथ वर आ जाएगा, और बीन जो है आपका परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं हैव की। हैव की प्रेजेंट फॉर्म तो है हैज और हैव, और पास्ट फॉर्म जो है इसकी वो है हैड।
तो फिर से अब आपको बिल्कुल डाउट जो है क्लियर हो गया होगा ऑक्सिलरी वर्ब्स का, हेल्पिंग वर्ब्स का, कि ये 3 कैटेगरीज की होती हैं, डू, बी एंड हैव। डू में आपका डू, डज, डिड आता है। डू जो है आपका प्लूरल के साथ में आएगा, और डज जो है वो आपका सिंगुलर के साथ में आएगा, और डिड जो है वो आपका पास्ट टेंस में आएगा। और फिर हम बात करते हैं बी की, उसमें हमने इज एम आर लिया था। इज सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम आएगा ऑलवेज, और वॉज और आर जो है आपका प्लूरल के साथ आएगा। वॉज आपका पास्ट टेंस है, वर्ब भी आपकी पास्ट टेंस है, और वॉज जो है सिंगुलर के साथ आएगा, वर्ब जो है प्लूरल के साथ आएगा। अब हम बात करते हैं हैव की, तो हैव को हमने फर्दर स्प्लिट कर दिया है हैज और हैड में, हैज, हैव एंड हैड में। हैज और हैव आपकी प्रेजेंट फॉर्म शो करते हैं, आई हैव अ पेन, प्रेजेंट फॉर्म हो गई, और हैड जो है वो आपकी पास्ट फॉर्म को दिखाता है। तो अब हम देखते हैं, इफ, इज, एम, आर, वॉज, वर आर यूज्ड एज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस, वी कॉल देम लिंकिंग वर्ब्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें एक और टाइप की जो है वर्ब पता चल गई कि जब हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब के रूप में जब आएगा तो वो हमारी लिंकिंग वर्ब बन जाएगी। एंड इफ दे वर्क एज द हेल्पिंग वर्ब, और अगर वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स बन जाएंगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स बन जाएंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डैनी इज राइटिंग अ बुक, तो यहाँ पे देखिए राइटिंग हमारी मेन वर्ब है, तो यहाँ पे इज जो है वो क्या है, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे इज जो है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में एक्ट कर रही है। सेकंड है द सन इज हॉट, यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है, तो मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है तो क्या हो गई है, लिंकिंग वर्ब। थर्ड है ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सिंगिंग जो है मेन वर्ब है, और वॉज जो है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पे ये हो गई आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। अब है हेजल वॉज प्रेजेंट, तो हेजल वॉज जो है हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का काम कर रही है, तो ये हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब। तो हमने एक लिंकिंग वर्ब के बारे में भी सीखा। तो अब आती है हमारी, हम बात कर रहे थे ना हेल्पिंग वर्ब्स की, तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे 2 पार्ट थे, एक तो प्राइमरी वर्ब्स और दूसरी क्या थी, मोडाल वर्ब्स। तो प्राइमरी वर्ब्स तो हमने पढ़ ली, डू, बी एंड हैव। अब हम आते हैं मोडाल वर्ब्स पे, मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब्स पे। तो ये बच्चों हमारी होती हैं शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू, यूज टू। हमें ये बचपन से ही मालूम है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये सब हमारी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। तो मोडाल्स आर यूज्ड टू शो, एबिलिटी शो करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, पावर शो करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, विलिंगनेस शो करने के लिए, ड्यूटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, और भी कई चीज़ों में जो है हम इनका मोडल ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं। मेन बात ये है बच्चों, ये कभी भी अकेली नहीं आती है, अपने साथ हमेशा मेन वर्ब के साथ आती है। मोडल ऑक्सिलरीज जो है सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आती हैं, ये अकेली कभी एज अ मेन वर्ब स्टैंड नहीं करती। जैसे हेल्पिंग वर्ब जब जरूरत होती है तो मेन वर्ब का रूप ले लेती है और लिंकिंग वर्ब बन जाती है ना, ऐसे ये नहीं होते, ये हमेशा अपने साथ में मेन वर्ब के साथ ही आते हैं। दीज आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब्स, दे नेवर स्टैंड अलोन। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं 2-3, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आई शेल, शेल क्या है हमारी मोडाल ऑक्सिलरी। सी जो है हमारी मेन वर्ब हो गई, सी हमारी मेन वर्ब और ये हमारी मोडल ऑक्सिलरी हो गई। हिम नेक्स्ट वीक, तो हमने देखा कि यस सी मेन वर्ब के साथ में हमारी शेल मोडल आ रही है, अकेली शेल नहीं आई। ही विल अगेन आपकी मोडल ऑक्सिलरी है और ये आ गई गेट। गेट जो है हमारी मेन वर्ब होगी, गेट, गोट, गोटन हम करते हैं ना, तो गेट जो है हमारी मेन वर्ब है, उसके साथ में विल जो मोडल ऑक्सिलरी आई है। तो इससे हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अकेली मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं आते। आगे और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। वी शुड ओबे आवर सीनियर्स, ओबे इज द मेन वर्ब और शुड जो है हमारी
मोडल ऑक्सिलरीज हो गई हैं। यू कैन स्लीप, तो स्लीप इज द मेन वर्ब, साथ में कैन जो है आपकी मोडल वर्ब आ गई है। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, प्रॉस्पर जो है आपकी मेन वर्ब है और मे लगा दिया साथ में, तो ये बन गई मोडल ऑक्सिलरीज। हाउ डेयर यू डिक्लेयर, सो डिक्लेयर आपकी मेन वर्ब और डेयर जो है ये आपकी मोडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स हो गई हैं। तो दिस इज हाउ बच्चों हमने जो है वर्ब का कॉन्सेप्ट बड़े ही प्यार से, प्रेम से, सिंपलेस्ट मेथड से कर लिया है। सबसे पहले जाना कि वर्ब जो है क्या होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, वर्ब की अहमियत क्या है हमारे वर्ल्ड ऑफ ग्रामर में, या फिर सेंटेंस में वर्ब की हमारे क्या अहमियत है हमने जाना। फिर हमने देखा डेफिनेशन ऑफ वर्ब, उसको हमने बिल्कुल स्प्लिट कर करके पढ़ा, एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको क्लियर किया। फिर हमने देखा कि दो टाइप्स की हमारी वर्ब्स होती हैं, और एक तो होती है आपकी मेन वर्ब और दूसरी होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। फिर मेन वर्ब को हमने फर्दर 5 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया और उसके हमने डिफरेंट नाम दिए हैं। लिंकिंग वर्ब्स नाम दिया उसका, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव नाम दिया, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक वर्ब्स नाम दिया, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स नाम दिया, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स नाम दिया। नॉन फाइनाइट्स को फिर से स्प्लिट कर दिया 3 हिस्सों में, इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। और फिर हमने हेल्पिंग वर्ब्स देखी कि 2 टाइप की हेल्पिंग वर्ब्स थी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स डू, बी एंड हैव, एंड मोडल हेल्पिंग वर्ब्स जो हमने अभी जस्ट किए हैं। तो बच्चों जो अभी आपको मेन वर्ब्स का चार्ट ये जो दिखाया जा रहा है, इसको हम 1 बाय 1 एक वर्ब को, मेन वर्ब को लेंगे और अगले वीडियो के साथ में दोबारा हाजिर होती हूँ आप लोगों के लिए लेकर। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव वर्ब्स, ये सारे मेन वर्ब्स जो हैं इनको हम अलग अलग वीडियोस में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ताकि हमें क्लियर हो। होप आपको बिल्कुल वीडियो समझ में आया होगा, वर्ब्स जो हैं आपकी क्लियर हो गई हैं कि व्हाट आर द वर्ब्स एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ वर्ब्स इन आवर सेंटेंसेस, हाउ दे वर्क इन द सेंटेंसेस। और बच्चों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो देखने के बाद जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर लिखिए, अच्छा लगे या कुछ आपको ड्रॉबैक्स नज़र आए तो वो भी आप वेलकम है, आप लिख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल डे, मार्वलस डे एंड द बेस्ट लाइफ। थैंक यू।